हाय बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और मैं आज़ाद सर फिर से आपको जीएस क्लास बाय आज़ाद सर के माध्यम से आज 10वीं क्लास के लिए भूगोल विषय का एक चैप्टर है जिसका नाम है खनिज संसाधन। बहुत विद्यार्थी बोले कि हाँ सर इस पर वीडियो बनाइए, मैं लेके आया हूँ और आपसे कुछ मेरी शर्तें हैं। आप लोग सबसे पहले इस वीडियो से कुछ जानकारी हासिल करने के लिए अपने पास कलम और कॉपी दोनों साथ रखें। मैं जो भी बताऊँ उससे कोशिश करें अपने कॉपी अपने नोटबुक में नोट करते हुए चले, ताकि जो भी बातें बताई जाए वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाए। रटना नहीं है, रटा नहीं मारना है, समझ विकसित करना है, क्योंकि रटा हुआ चीज आगे चलकर आप भूल जाएंगे लेकिन समझा हुआ चीज नहीं भूलेंगे। तो इससे पहला सवाल कि खनिज क्या होते हैं। ठीक, खनिज को जानने से पहले हम लोग जाने कि संसाधन क्या होता है। मानव के उपयोग में आने वाले जितने भी वस्तु है पदार्थ है वे सभी संसाधन कहलाते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब उसी संसाधन के कड़ी में खनिज संसाधन है। आइए अब हम लोग खनिज के बारे में जाना जाए। खनिज लिखकर आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी के गर्भ से निकाले गए बहुमूल्य प्राकृतिक ठोस पदार्थ खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी के गर्भ से निकाले गए बहुमूल्य ठोस प्राकृतिक पदार्थ खनिज कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम यानी बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, लोहा, ठीक, चांदी, अभ्रक, ये सभी खनिज हैं। ठीक, अब आइए देखा जाए कि खनिज जो हैं वो तो एक जैसे है नहीं। ठीक, तो मुख्य रूप से जो खनिज होते हैं, ठीक, उसे दो भागों में बांटा गया है, यानी इसका वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है। सबसे पहला है धात्विक खनिज, पहला धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। ठीक, अब सवाल है कि धात्विक खनिज किसे कहेंगे। तो धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिसमें धातु के, कौन चीज के? धातु के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये जो भी खनिज है, ठीक, लोहा, निकेल, मैग्नीज और कोबाल्ट, उसके अलावा सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सभी धात्विक खनिज है। लेकिन इन्हें भी लौह मात्रा के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया, यानी लौह की मात्रा के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया। पहला है लौह युक्त खनिज और दूसरा अलौह युक्त खनिज। पहला लौह युक्त खनिज और दूसरा अलौह युक्त खनिज। अब सवाल है कि लौह युक्त खनिज हम किसे कहेंगे। तो ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोहा की अंश पाई जाती है, ठीक, उसे लौह युक्त खनिज कहा जाता है। जैसे लोहा है, निकेल है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, इस सब में लोहा की अंश पाया जाता है, इसलिए इन्हें लौह युक्त खनिज कहा जाता है। अब सवाल आपसे पूछ सकता है कि अलौह युक्त खनिज क्या है। तो नाम में ही है, बस ज्यादा कुछ नहीं, अलौह युक्त खनिज ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोहा की मात्रा, लोहा की अंश न मात्रा यानी न ही पाई जाती है, यानी सीसा, जस्ता और बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम, ये जो खनिज हैं ये अलौह युक्त खनिज है। तो समझ में आया मुख्य रूप से खनिज को कितने भागों में बांटा गया। दो, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें धात्विक खनिज। जिनमें धातु के लक्षण नहीं पाए जाते यानी जिनमें अधातु के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। ठीक, अधात्विक खनिज को हम लोग देखा जाए कि अधात्विक खनिज है। ठीक, तो अधात्विक खनिज में कौन कौन होगा? आपको ईंधन होगा, कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा,
अभ्रक, चूना, पत्थर, ग्रेफाइट, ये सभी अधात्विक खनिज हैं। तो अधात्विक खनिज, जैसे यहाँ पर लौह मात्रा के आधार पर धात्विक खनिज को दो भागों में बांटे, ठीक उसी प्रकार अधात्विक खनिज को भी कार्बन की मात्रा के आधार पर, ये भी सवाल पूछते हैं कि अधात्विक खनिज का वर्गीकरण किस आधार पर की गई है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर अधात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कार्बनिक खनिज, नंबर 1 कार्बनिक खनिज, और दूसरा क्या हो जाएगा, अकार्बनिक खनिज। अब क्या सवाल, इसका उत्तर क्या हो सकता है? कार्बनिक खनिज, कार्बनिक यानी ऐसे अधात्विक खनिज जिनमें कार्बन की मात्रा या अंश पाई जाती है, उन्हें कार्बनिक खनिज कहा जाता है। जैसे ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ। एक सवाल है, आप लोग सुनते होंगे, एक बच्चा आपसे पूछा, सर पेट्रोल पंप होता है, डीजल पंप क्यों नहीं होता है? वहां तो डीजल भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है। देखिए, डीजल और पेट्रोल और केरोसिन, ठीक, ये सभी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इसलिए उसका नाम पेट्रोल पंप है। ये नहीं कि पेट्रोल ही मिलेगा, डीजल बेचारा है तो वहां पर डीजल पंप, वही पेट्रोलियम पदार्थ, यानी डीजल हो गए, केरोसिन तेल हो गए, पेट्रोल हो गए, ये सभी हमारे कार्बनिक खनिज हैं। चलिए, समझ में आ रही है? ठीक, दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। दूसरा है अकार्बनिक खनिज, यानी ऐसे अधात्विक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा या कार्बन की अंश नहीं पाई जाती है, ठीक, तो उसे अकार्बनिक खनिज कहा जाता है। जैसे अभ्रक, चूना, पत्थर, ग्रेफाइट, ठीक। तो अकार्बनिक खनिज का उदाहरण कौन हो जाएगा? अभ्रक, चूना, पत्थर और ग्रेफाइट। तो इस तरह से हम लोगों ने खनिजों का एक मोटे तौर पर वर्गीकरण कर लिए, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पहले धात्विक खनिज, ठीक, अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा, अधात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। अब आपसे सवाल पूछेगा, ठीक, कि जो खनिज संसाधन है, ठीक, भारत में मुख्य रूप से इनका क्षेत्र क्या है, इनका वितरण कहाँ है, ठीक। तो मुख्य रूप से भारत के 3 क्षेत्रों में, मोटे तौर पर उसको उपलब्धता के आधार पर 3 क्षेत्र है इसके लिए। उत्तर पूर्वी पठार, भारत का उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठारीय क्षेत्र, और तीसरा है उत्तर पश्चिमी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। अब उत्तर पूर्वी जो पठार है, इसके अंतर्गत भारत के कौन कौन से इलाके आते हैं? सवाल ये भी आ सकता है। तो इसके अंतर्गत भी भारत के छोटा नागपुर, आप बताइए कि छोटा नागपुर कहाँ है, कमेंट में बताइए छोटा नागपुर कहाँ है। उसके बाद में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वह उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है, और इन इलाकों में खनिजों के रूप में लौह खनिज, मैग्नीज, अभ्रक और बॉक्साइट मुख्य रूप से पाया जाता है। ऐसे इनके अलावे भी अभ्रक है, लेकिन ये सभी मुख्य रूप में पाए जाते हैं। तो पहला भारत की प्रमुख खनिज पेटियों में पहला कौन है? उत्तर पूर्वी पठारीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी आंध्र प्रदेश आते हैं। खनिज के रूप में कौन कौन चीज आपको मिल जाएगा? तो लौह खनिज मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा, अभ्रक मिल जाएगा, बॉक्साइट, ये सब प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। दूसरा पेटी है वह है दक्षिणी पश्चिमी पठार, इसके अंतर्गत भारत का कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु, ठीक, आता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से लौह खनिज, मैग्नीज और बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तीसरी पेटी है उत्तर पश्चिमी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। यह आपको खंभात के खाड़ी से लेकर, ठीक, आप इंडिया के नक्शा उठाकर वहां पर देखें, खंभात की खाड़ी से लेकर यह अरावली तक फैला हुआ है,
ठीक। और इन इलाकों में आपको चांदी, शीशा और जस्ता जैसे खनिजों की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। ठीक। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि भारत के प्रमुख खनिज पेटियों में कौन कौन है। तो पहला उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा दक्षिणी पश्चिमी पठार और तीसरा उत्तर पश्चिमी प्रदेश। अब सवाल आपसे पूछेगा कि धात्विक खनिजों का वितरण। ठीक। कोई क्वेश्चन दे देगा कि लौह अयस्क पर प्रकाश डाले, लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डाले, भारत में लौह कितना भंडार है उसका, भारत के किन किन राज्यों में लोहा का उत्पादन होता है। तो इन तरह के तमाम प्रश्नों की जानकारी जब हम खनिजों का वितरण जब जानेंगे तो एक से एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक। अब सवाल है, सबसे पहले हम लोग देखा जाए धात्विक में लौह के बारे में। तो लौह, ठीक, एक धात्विक खनिज है। ठीक। और समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज, जितने भी उद्योग हैं इन्हीं के बदौलत टिका हुआ है। ठीक। तो लोहा क्या है, हमारा एक धात्विक खनिज है। ठीक। इसके प्रमुख अयस्कों में पहला है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सीडेराइट। यानी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट ये लोहा के प्रमुख अयस्क है। आपसे पूछेगा कि लोहा के 2 अयस्क का नाम लिखे, तो आप इसमें से कोई 2 ऐसे मुख्य रूप से जो हम लोग लोहा प्रयोग में लाते हैं वह हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक। अब सवाल है अयस्क। अयस्क होता क्या है? देखिए, अयस्क खनिज का, ठीक, एक विशुद्ध रूप है। ठीक। मतलब शुद्ध रूप नहीं। जैसे आप नारियल खाते होंगे तो नारियल प्राप्त करने के लिए उसके ऊपर जो उसका भीति होता है, कवर होता है, उसको हटाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार खनिज को प्राप्त करने के लिए उसको अयस्क से बाहर किया जाता है, तब जाकर मुख्य रूप से खनिजों का प्रयोग किया जाता है विभिन्न कामों में। तो लोहा का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट है। अगर भंडार की बात की जाए तो भारत में 2004 के डाटा के अनुसार लगभग 1427.1 लाख टन भारत में इसका भंडार था। ठीक। अगर वितरण देखा जाए कि आखिर लोहा भारत के किन किन राज्यों में है, तो सबसे अधिक भारत का 30% लोहा का उत्पादन अकेले कर्नाटक करता है। उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, जहां प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क पाए जाते हैं, खनिज के रूप में लोहा पाया जाता है। अगर बात की जाए कि लौह का उपयोग कौन कौन काम में होता है, तो लौह का उपयोग रेलवे में, रेल की पटरियां देखते होंगे, रेल देखते होंगे, ठीक, उसके डब्बे देखते होंगे, तो सब लोहा का बना हुआ है। उसके अलावा आप मशीन देखते होंगे, मशीन निर्माण से संबंधित एक एक पार्ट्स लोहा के बने होते हैं। ठीक। तो इस तरह से लौह एक धात्विक खनिज है जिसका भंडार हम लोग देख लिए, वितरण देख लिए। ठीक। अब इसी तरह से आपसे पूछेगा मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज भी एक धात्विक खनिज है। ठीक। अगर इसके भंडार की बात की जाए तो 1670 लाख टन इसका भंडार है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसका वितरण के दृष्टि से यह भारत के उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और भी राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे राज्यों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज का उपयोग क्या होता है? ठीक। तो परिवहन में, ठीक, परिवहन के साधनों में मैग्नीज का उपयोग होता है। उसके अलावा निर्माण संबंधी मशीनों में भी मैग्नीज का उत्पादन प्रयोग किया जाता है। ठीक। तो इस तरह से हम लोग मैग्नीज के बारे में भी देख लिए। अब आइए बॉक्साइट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार एग्जाम में, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है? तो एक अयस्क है, इसी से एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम जो घर में आपको होगा ना प्रेशर कुकर, ठीक, वह एल्यूमिनियम का बना हुआ है। वो चाय बनाने वाली केतली, ठीक, वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तो उसे कौन चीज से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से। अगर इसकी भंडार देखा जाए तो 3070 मिलियन टन इसका भंडार भारत में है, जो मुख्य रूप से ओडिशा में, गुजरात में और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। क्या क्या उपयोग हो सकता है आपको जानकारी होगा, ठीक। इसका उपयोग वायुयान बनाने में, उसके अलावा आपको औषधि निर्माण, देखते हो दवा की जो डिब्बा होता है जिसमें दवा को रखा जाता है, अक्सर वह एल्यूमिनियम का बना होता है। उसके अलावा विद्युत उपकरण, ठीक, बहुत अच्छा यह विद्युत का सुचालक है, ठीक। तो विद्युत उपकरण में बॉक्साइट का प्रयोग बहुत अधिक होता है। तो बॉक्साइट हम लोग देख लिए, बॉक्साइट कितना टन? तो 3037 मिलियन टन, जो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। उपयोग क्या है इसका? तो वायुयान में, औषधि निर्माण में, विद्युत उपकरण और भी कामों में इसका उपयोग होता है, ठीक। अगर बात की जाए तांबा, तो तांबा भी क्या है हमारा? एक धात्विक खनिज है, ठीक, और प्रायः सभी घरों में इसका उपयोग होता है। अगर सबसे देखा जाए खनिजों में तो लोहा का उपयोग तो घर घर में होता है, इसके बिना हमारी काम में नहीं हो सकती है, ठीक। तांबा भी हमारा एक प्रमुख खनिज है, जिसका भंडार भारत में 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन। मुख्य रूप से यह झारखंड में। पूछ देगा आपसे कि तांबा उत्पादक 2 राज्यों का नाम लिखे, तो झारखंड और राजस्थान। आपसे पूछ सकता है कि जिला का नाम लिखे, तो झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में तांबा का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा हजारीबाग में, राजस्थान के खेतरी में, सिंघाना में, मेखला में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, ठीक। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी तांबा का उत्पादन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने धात्विक खनिजों का वितरण जाना, मुख्य रूप से लौह, मैग्नीज, बॉक्साइट और तांबा। इससे संबंधित सवाल जो भी आएंगे आप इसका सहारा लेकर उसको बना सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वह है अधात्विक खनिजों का वितरण। तो पहले ही बताए थे अधात्विक खनिज, ठीक। तो मुख्य रूप से अभ्रक, होली आप लोग खेलते होंगे, होली में गुलाल लगाते हैं ना, वह गुलाल कौन चीज का बना होता है? उसमें चमकने वाला जो आपको पदार्थ दिखाई देता है वह कौन चीज है? हाँ, अभ्रक है। क्या है? अभ्रक। इसका भंडार कितना है? अभ्रक देखिए एक बात, भारत विश्व में सबसे अग्रणी है अभ्रक उत्पादन के मामले में, ठीक। सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन अपना देश इंडिया, भारत में होता है, ठीक, जिसका भंडार है, ठीक, 59,069 टन। अगर वितरण देखा जाए तो प्रमुख रूप से कहाँ? बिहार में। होली मुख्य रूप से कहाँ मनाई जाती है? तो बिहार में। उसके अलावा गया में, मुंगेर में, भागलपुर आदि जिलों में, बिहार के ये सब जिला है जहां पर अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा झारखंड के धनबाद में, पलामू में, रांची में और सिंहभूम में भी अभ्रक का उत्पादन होता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, राजस्थान के जयपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में अभ्रक का उत्पादन होता है। अब सवाल है कि अभ्रक का उपयोग पहले बता दिए। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में, जितने भी विद्युत उपकरण हैं, ठीक, अक्सर अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। खिलौना बनाने में, आप मिट्टी का खिलौना बनाइए, उसमें हाँ अभी आत्मनिर्भर बन सकते हैं खिलौना बनाकर, सरकार का कहना है, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा खनिज संसाधन से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप। अब आइए
आपसे सवाल पूछेगा कि खनिजों का आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाले, तो अगर मैं कहूं कि दुनिया का सबसे कीमती संसाधन कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? खनिज संसाधन। क्यों? क्योंकि खनिज संसाधन सारे उद्योगों की जननी ही खनिज है। ठीक, कोई भी उद्योग है उसका जननी कौन है? तो खनिज। दूसरा आर्थिक महत्व है कि विभिन्न कामों में हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो किसके बदौलत होती है? तो खनिज के बदौलत होती है। तीसरी चीज कि खनिज एक बार में खत्म हो जाएंगे तो फिर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है देश के अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में। ठीक, विद्वानों का कहना है कि जिस देश में जितना अधिक संसाधन है, खनिज संसाधन है, वह देश उतना ही विकसित है। उसके अलावा अब सवाल है कि जब ये खनिज का इतना आर्थिक महत्व है तो इसका संरक्षण जरूरी है कि नहीं है? सवाल आपसे पूछ दिया, क्यों करे इसका संरक्षण? क्योंकि अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय का मतलब समझते हैं ना, खत्म होगा तो दोबारा प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त करने में काफी समय लग जाएंगे, तब तक आंख बंद और डिब्बा गायब हो जाएगा। ठीक, तो इसका संरक्षण जरूरी है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो इसके अभाव में बिहार, ठीक, जो बिहार जिसका इतिहास गौरवमय है, लेकिन खनिज के अभाव के कारण बिहार का विकास जितनी होनी चाहिए नहीं हो पाई है। अब कैसे करेंगे इसका संरक्षण? कैसे करेंगे? तो इसका पहला उपयोग है कि विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे, जितना जरूरी हो उतना उपयोग करेंगे। ठीक, इसका संरक्षण करने के लिए इसका प्रबंधन जरूरी है, इसका नियोजन सही तरीके से हो, इसका दोहन ना हो। ये सब उपाय है जिसके द्वारा हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम संसाधन यानी खनिज संसाधन के बारे में जो भी जरूरी जानकारी थी हम लोगों ने जाना। और इस तरह के और से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जीएस क्लास बाय आजाद सर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।